अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और अभी तक आप और मैं एसिड्स और बेसिस पढ़ रहे हैं और हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं कि अब हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। हमने उनके ऑक्साइड्स भी देखे हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के, और साथ ही साथ ये भी देखा कि कैसे आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। आज हम बात करने लगे हैं कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हम एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग और वीक होने पे बातें करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वो डिसाइडिंग फैक्टर है जिससे हमें पता लगता है। ये भी आसान सी चीज़ है, आप मेरे साथ साथ बस रहें, एक एक चीज़ को सुने, आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आपने एसिड्स और बेसिस की इतनी बातें कर ली हैं कि मुझे यकीन है कि अब तक आपको एसिड्स और बेसिस समझ आ गए होंगे। एसिड्स और बेसिस की जब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास इतनी, क्योंकि हमने बात की कि कैसे एसिड होता है, फिर बेस होती है, फिर उसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। पहले तो देखा ना कि एसिड और बेस का पता कैसे चलता है, फिर हमने देखा कि उसकी स्ट्रेंथ किस तरह मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास होता है पीएच स्केल, और पीएच स्केल से हमें पता लग जाता है कि उस एसिड या उस बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। अब होता क्या है कि आपको पीएच स्केल से ये तो चलें पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या क्या है, लेकिन एक और फिनोमिना है जिससे हमें पता लगता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उस फिनोमिना को कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। डिसोसिएशन का मतलब बताएं, लिटरल मीनिंग डिसोसिएट करना। ठीक है, डिसोसिएट करना क्या होता है? टूटना, अपने रिस्पेक्टिव किसी भी चीज़ में टूट जाना। अगर हम एसिड्स और बेसिस की बात करें कि ये डिसोसिएट किस तरह करेंगे, तो ये रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, एसिड्स और बेसिस आपके रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हम बात करेंगे कि डिसोसिएशन हो रही है एसिड्स और बेसिस की और ये अपने रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं और बेस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अब ये पता कैसे चलेगा? पता ये ऐसे चलेगा कि आपका जो एसिड होगा ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, वो सारे के सारे अपने हाइड्रोजन आयन अपने अंदर से निकाल देगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, आपने याद रखना है, आपके जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दे विल डिसोसिएट कंप्लीटली। ठीक है, वो जितने आयोनिक उसमें प्रोडक्ट्स मौजूद हैं वो उन सब में कन्वर्ट होगा, पूरी तरह से आयोनिक फॉर्म में जाएगा, सारे के सारे आयन्स अपने अंदर से निकालेगा। जबकि आपका जो वीक एसिड होगा ना, वो कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं देगा, बल्कि वो इनकम्प्लीट डिसोसिएट करेगा। अब इस कंप्लीट और इनकम्प्लीट पे भी डिटेल में बात करते हैं। जरा इसको बस आपने पहले याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, वीक एसिड कंप्लीटली नहीं करेगा। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम्स याद होगी जिसमें हमने पीएच का स्केल में हमने पीएच की उसकी रीडिंग मेजर की थी। आपके पास उसमें कॉन्सेंट्रेशंस, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस गिवन थी और आपने वहां से कैलकुलेट की थी पीएच की रीडिंग्स। उसमें आपको याद है हमने बात की थी HCl की और H2SO4 की। सबसे पहले अगर हम HCl की बात करें और मैं इसको वाटर के अंदर मिक्स कर दूं, याद रखें कि ये आयन में डिसोसिएशन वाटर के अंदर हो रही है। ठीक है, वाटर में आप उसको जब मिक्स करेंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर के अंदर जब ये डिसोसिएशन होगी तो हाइड्रोजन अपने अलहदा हो जाएगा अपने चार्ज के साथ, क्लोरीन अपने चार्ज के साथ अलहदा हो जाएगी। हाइड्रोजन अलहदा होगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन अलहदा होगी तो ये बनेगा क्लोराइड आयन विद अ नेगेटिव चार्ज। क्लोराइड आइड का IDE का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज के साथ है। याद रखना है आपने, क्योंकि हम केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम केमिस्ट्री को समझने की भी और केमिस्ट्री लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम बात करें केमिस्ट्री की तो ऐसे लगे जैसे हम पूरे के पूरे केमिस्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने बात कर ली कि जब HCl डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव में जाएगा और क्लोराइड आइंस में जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि HCl की 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मैं अमाउंट दे रही हूं आपको, ठीक है, कि 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपके पास जो हाइड्रोजन आइंस बनेंगे वो भी 1 मोलर होंगे और जो क्लोराइड आइंस बनेंगे वो भी 1 मोलर होंगे। इसका मतलब है जितनी कॉन्सेंट्रेशन हमने इनिशियली ली थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे हम इस रिएक्शन को रिवर्स के साथ भी शो करते हैं, मतलब डबल हेडेड एरो के साथ भी शो करते हैं। दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। HCl की हमने बात कर ली, H2SO4 की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं HCl H2SO4 को याद रख लें, पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में, ये 2 एग्जाम्पल्स लाजमी लिखनी है। वैसे भी हमने डिस्कस किया था कि पेपर के क्वेश्चन को हमने कभी भी एग्जाम्पल के बगैर नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, HCl को
हमने कर लिया। अब हम H2SO4 को वाटर में करेंगे डिसॉल्व। जैसे ही आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एसिड हो और उसका आयन हाइड्रोजन ना हो, ये तो हो नहीं सकता, अभी हमने पढ़ा है कुछ लेक्चर्स में। यहाँ पे आपके पास निकलेगा एक हाइड्रोजन आयन और एक रह जाएगा HSO4 नेगेटिव। अब आप कहेंगे कि मिस आपने तो हमें प्रॉब्लम में पढ़ाया था कि 2 हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, 2 ही हाइड्रोजन निकलेंगे H2SO4 के पास, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं, 2 ही निकलेंगे। लेकिन क्योंकि ये डिसोसिएशन स्टेप बाय स्टेप होती है तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही बता रही हूँ। ये था हमारा पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में ये जो चीज़ें हैं ये भी कंप्लीटली तौर पे आयोनाइज हो जाएंगी। जितने आयंस ने अलहदा होना है वो अलहदा हो जाएंगे। और वो कैसे होते हैं कि आपके जो सेकंड स्टेप में कंप्लीट डिसोसिएशन जो होती है ना, फिर से वाटर के अंदर ही, इसमें आपके पास 2 H पॉजिटिव और SO4 के ऊपर 2 माइनस का चार्ज होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज है। क्लोराइड आयन है तो 1 नेगेटिव चार्ज है। ये कुछ चार्जेस हैं, कुछ आयंस हैं, कुछ रेडिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री में भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको याद रखने। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि सल्फेट आयन किस तरह डिसोसिएट करेगा, H2SO4 में हाइड्रोजन तो निकल गया, SO4 का क्या बनेगा, तो आपने याद रखना है कि सल्फर और ऑक्सीजन इकट्ठे ही रहेंगे, वो सल्फेट आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो आपके पास हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, आपने H पॉजिटिव निकाल दिया, SO4 2 नेगेटिव निकाल दिया। अब HCl जो था उसमें भी हमने यही किया था और H2SO4 में भी यही। तो क्या हुआ कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपने इनिशियली ली है H2SO4 की, वो सारी की सारी डिसोसिएट होकर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब भी कोई एसिड आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, आप कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब है कि उसकी डिसोसिएशन या उसका अपने आयंस में टूटना, अपने आयंस में कन्वर्ट होना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये हमने बात कर ली HCl की और H2SO4 की, जिसके बारे में क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, कुछ बच्चे पूछेंगे, कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे कि आपने ये डबल हेडेड एरो क्यों बनाया है। तो डबल हेडेड एरो का मतलब है कि ये अपने आयंस में तो कन्वर्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा कंपाउंड भी बना रहे हैं। तो ये डिसोसिएशन कुछ इस तरह होगी कि ये रिवर्सिबल होगी, उसी मिक्सचर के अंदर आयंस भी होंगे, उसी मिक्सचर के अंदर पूरा का पूरा कंपाउंड भी होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस की, यही हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा भी था, इसको नहीं भूलना आपने। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर ली, HCl और H2SO4। अब हम बात करते हैं एक वीक एसिड की। वीक एसिड में स्टूडेंट्स हमारे पास है एसिटिक एसिड, या इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। अब आप पूछेंगे इसको एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड क्यों कहते हैं। तो एसिटिक एसिड तो चले इसका कॉमन नेम है, क्योंकि विनेगर से डिराइव्ड है, तो विनेगर के नाम के साथ जब आप इसको लेते हैं तो ये एसिटिक एसिड बनता है। एथेनोइक एसिड जो हम इसको कहते हैं ना, ये हम जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के नाम किस तरह रखे जाते हैं। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एथेनोइक एसिड, इसका ऑर्गेनिकली हमने इसका नाम रखा है। जिस तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के नाम रखना किस तरह पढ़ते हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से इसका नाम एथेनोइक एसिड है। कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। केमिस्ट्री के लिए आपको इसका एथेनोइक एसिड नाम याद होना ज़रूरी है, इसको याद रख लेना, मुश्किल वाली बात कोई नहीं है वैसे। चलें, इसको भी मैं कर देती हूँ वाटर में डिसॉल्व। जब मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको याद आ गया होगा कि हमने कौन से हाइड्रोजन को छेड़ना है। ये जो कार्बन के साथ प्रेजेंट है ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला काम चला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कार्बन के साथ मौजूद 3 हाइड्रोजन्स को आपने नहीं छेड़ना। ये जो लास्ट में हाइड्रोजन पड़ा है ना अलहदा से, बस ये है, इसको छेड़ना है आपने। अब होगा क्या कि ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव में और साथ ही जितनी चीज़ें रह गई उनके ऊपर हमने लगा देना है नेगेटिव का चार्ज। तो हमारे पास रह जाएगा CH3COO माइनस। इसको एथेनोएट भी कहते हैं इस आयन को। आपने नाम याद रखना है तो रख लें, नहीं रखना तो ना रखें, ये वैसे आपकी मर्जी है। अब इसको हम वीक एसिड क्यों कहते हैं। अब आप तो कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंगली पता लग रहा है कि ये तो ठीक है मिस, उसी तरह से डिसोसिएट हो रहे हैं जिस तरह पिछले डिसोसिएट हुए थे, आप इसको वीक एसिड क्यों कह रही हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं इसको वीक एसिड क्यों कह रही हूँ। इसको हम वीक एसिड इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अगर मैं इसकी क्वांटिटी ले रही हूँ ना 1 मोलर, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, ये 1 मोलर आयंस नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, ये या तो बना देगा 0.2
0.00014, मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स में नंबर्स चले जाते हैं, ठीक है, ये नंबर्स पॉइंट्स में चले जाते हैं, 10 की कोई पावर बन जाती है, तो बहुत ही छोटे, मतलब 10 की कोई पावर आप बना लें, आप इसको 14 कह लें, कुछ भी कह लें, 10 की पावर में चले जाते हैं। अब देखें 1 मोलर सोल्यूशन है और अगर 10 की पावर में आइंस रिलीज हो रहे हैं तो ये उतने तो ना हुए जितना आपने पूरा का पूरा कंपाउंड लिया है, पूरा का पूरा सोल्यूशन लिया है, उतने तो ना हुए। इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रही, ये कंप्लीटली वो सॉल्यूशन नहीं बना रही कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि हमने क्या बात की कि जब भी एसिड डिसोसिएट होगा, जितनी आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली है वो सारी की सारी डिसोसिएट होनी चाहिए। अगर वो सारी की सारी डिसोसिएट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपका ये एसिड वीक एसिड है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है और साथ ही साथ आपका एक और वीक एसिड भी है जिसका नाम आप लोग याद कर लें, जिसकी डिसोसिएशन अब आप खुद सॉल्व करें और देखें कि आपको समझ आती है कि नहीं। डिसोसिएशन तो मुश्किल नहीं है ना, वो तो आपने केमिकल रिएक्शन बनाना है जिसमें हाइड्रोजन आइंस निकल जाएंगे और कार्बोनेट आइंस H2CO3, ये जो कार्बोनिक एसिड है इसके निकल जाएंगे, लहदा हो जाएंगे। बात कहाँ पे आती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे आती है। तो ज़रूरी हो गया हमारे लिए, एक तो देखें हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं, वीक एसिड्स कौन से हैं, एक तो आपने इन एग्जांपल्स को याद रख लेना है। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं HCl H2SO4 दूंगी तो आपको तो हो गया याद कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे। अगर मैं आपको एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड दूंगी, हो गया हमें याद कि ये तो वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। तो आपने अब याद रख लेना है कि हमारे पास ये जो एथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये भी वीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। साथ ही साथ कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। ये दो डिफरेंसेस आपने याद रख लेने हैं। लेकिन अब ये कहाँ से आए थे डिफरेंसेस, उस बात पे चलते हैं। ये डिफरेंसेस आते हैं आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। मोलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि आपको अमाउंट कितनी दी हुई है, कितना बताया हुआ है कि आपके पास एसिड कितने हैं, आपके पास बेस कितनी है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपकी ये चीज़ होती है, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं HCl की, H2SO4 की और साथ ही साथ एथेनोइक एसिड की। इन्हीं को मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएं और आपको ये चीज़ें याद भी रह जाएं। अब हम इन सब का 1 मोलर ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे 1 मोलर हैं। जब भी आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो आप कहते हैं कि ये हैं इक्वी मोलर। ये चीज़ भी पढ़ी थी हमने, इक्वी मोलर। इक्वल से आया है, मोलर का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इक्वी मोलर का मतलब हुआ इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये तीनों के तीनों इक्वी मोलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो तीनों एसिड्स हैं इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, हमने ये देखना है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी डिसोसिएट हुई, हमने वो चीज़ देखनी है। लेकिन अगर आपके पास 3 एसिड्स हैं, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन ही सेम है, तो कैसे पता चलेगा। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास HCl है ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। वही रिएक्शन दोबारा लिख रही हूँ ताकि आप सबको याद हो जाए। H पॉजिटिव आइंस, Cl नेगेटिव, 1 मोलर है तो 1 मोलर कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। साथ ही साथ H2SO4 की बात कर लें तो H2SO4 भी हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। H2SO4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन आइंस और साथ में सल्फेट आइन। अगर आपके पास ये है 1 मोलर तो इसका डबल हो गया हाइड्रोजन आइंस। मतलब आप ये समझ लें कि ओवरऑल ये जितना है वो सारा का सारा 1 मोलर सारा का सारा आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो HCl हमने देख लिया कि HCl तो सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, साथ ही हमने H2SO4 देख लिया, सारा का सारा डिसोसिएट हो गया। अब हम देख लेते हैं एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड मैंने अभी अभी आपको बताया ये नहीं होगा सारा का सारा डिसोसिएट। इसमें क्या होगा, H पॉजिटिव तो निकला, ये जो आखिरी हाइड्रोजन है ये, बाकी सारा का सारा आयन उसी तरह से रह जाएगा। अगर 1 मोलर सोल्यूशन है ये सारा का सारा 1 मोलर इसमें कन्वर्ट नहीं होगा और आपका ये रिएक्शन जो मिक्सचर होगा, रिएक्शन मिक्सचर होगा, उसके अंदर आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, यही डिसाइडिंग फैक्टर है। बेशक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, कम हो, ज़्यादा हो, इट डजेंट मैटर, इट रियली डजेंट मैटर। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी हैं क्या वो सारे के सारे आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
अब इसके अलावा हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। हमने बात कर ली एसिड्स की, अब बात करते हैं ज़रा बेस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस हैं ऑलरेडी। कास्टिक सोडा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हमें ये बात पता है, और कास्टिक पोटैश नाम है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ये बात भी हम लोगों को याद है ना। तो अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप वाटर में डिसोसिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर याद रखना है, ये वाटर में कन्वर्ट होते हैं तभी जाकर डिसोसिएट करते हैं। सोडियम आपके सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे आइंस में, और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आइंस भी बन जाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, आपके सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आइंस निकल आएंगे, तब आप कहेंगे कि ये आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह बात कर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को करें डिसोसिएट वाटर में, एक तरफ आपके पास आ गया पोटेशियम, दूसरी तरफ आपके पास आ गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये भी आपके सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आयन क्योंकि निकल गए हैं, तो आपके पास ये बेस स्ट्रॉन्ग है। यही थे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, यही एग्जांपल्स आपने याद रखनी है HCl H2SO4 एसिड्स में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस में। ये तो वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको पहले लेक्चर से कह रही हूँ कि याद रख लें, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा वीक एसिड की बात की, एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा। और साथ ही साथ हमने बात कर ली हमारे पास बेसिस की कि वो किस तरह डिसोसिएट करेंगे। हाइड्रोजन निकलेगा अगर एसिड डिसोसिएट होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे अगर बेसिस डिसोसिएट होंगी। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, और इसी तरह से आपने डिसाइड कर लेना है कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, और आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो आपने देखा कितना ईजी था। आपने बस आयंस में डिसोसिएट करना है और ये देखना है कि आपका कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है एसिड या बेस या नहीं। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। अगर वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस नहीं है, वो वीक एसिड या बेस है। ये बातें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम क्योंकि केमिस्ट्स हैं, सारे केमिस्ट्री समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ तक इतना ही था। अभी आपने इन सब चीज़ों को देखना है, दोबारा से समझना है, थोड़ी सी चीज़ें रह जाएंगी एसिड्स और बेसिस के बारे में, फिर हमारे जो केमिस्ट पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाएगी कि एसिड्स और बेसिस हैं क्या। जो मर्जी बात हमारे पास आ गई, हम उसको सॉल्व कर लेंगे फिर। खैर, आप इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करें, एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, आपसे मिलेंगे मगर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।